वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जुलाई मंथ के मेगा टेस्ट के पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में तीन पार्टिकल स्प्रिंग स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड हैं और शुरुआत में ये इक्विलिब्रियम में थे, संतुलन में स्थिर थे, मतलब रेस्ट पे थे। तो इनिशियली अब हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग में फोर्स कितना था, दोनों जो डोरी है स्ट्रिंग है उनमें तनाव बल टेंशन कितना था। तो अगर एफबीडी बनाओगे, देखो 2 kg वाले का अगर हम लोग बनाए तो 2 kg वाला स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा ऐसा। तो 2 kg वाले का एफबीडी अगर बनाते तो बोलते उसका वजन बल मतलब वेट नीचे लगेगा mg के बराबर 20 न्यूटन, और स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा ऊपर, जिसको हम लोग एफ बोल रहे हैं स्प्रिंग वाले फोर्स को। ठीक है, तो अभी देखो, इसके संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बोलेंगे कि जो स्प्रिंग फोर्स था एफ वो 20 न्यूटन था। ठीक है, अब 1 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो 1 kg वाले ब्लॉक पे दो चीज कनेक्टेड थे उससे। एक तो ऊपर में डोरी था, तो उसमें टेंशन को T1 बोल देते हैं, और नीचे उसका वेट लगता mg 10 न्यूटन। साथ साथ नीचे में स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स को हम लोग बोल देते हैं एफ, जो आ गया 20 न्यूटन के बराबर ऐसा। तो इसके संतुलन के लिए, इसके इक्विलिब्रियम के लिए बोलेंगे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो ऊपर T1 था और नीचे देखोगे तो 10 और 20 30, तो T1 का वैल्यू हो जाता 30 ऐसा, 30 न्यूटन। ये इनिशियली शुरुआत में ऐसा था। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो 5 kg से और दीवार के बीच में जो डोरी है उसको कट कर रहे हैं। तो कट करने से जो स्ट्रिंग 2 था, डोरी 2, जिसमें टेंशन हम लोग पहले बोल रहे थे कि 30 न्यूटन है, T1 इक्वल टू 30। अब टेंशन चेंज हो जाएगा, और लेकिन स्प्रिंग वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग वाला फोर्स अचानक नहीं बदलता। स्प्रिंग वाला फोर्स जो शुरू में 20 न्यूटन आया वो 20 न्यूटन ही रहेगा। तो 2 kg वाले का अब एफबीडी सोचोगे कट करने के बाद, तो 2 kg वाले पे एक तो स्प्रिंग फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और वेट वजन बल लगता है नीचे की तरफ। स्प्रिंग वाला फोर्स अचानक से सडनली चेंज नहीं होता, तो स्प्रिंग वाला फोर्स हम लोग बोलेंगे कि वही रहेगा 20। इसका वेट भी होता है 20, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहता, मतलब ये कट करने के बाद ही ये स्थिर रहता। लेकिन अब 1 kg और 5 kg ये दोनों एक ही डोरी से कनेक्टेड हैं। जैसे ही कट करेंगे एक डोरी को हम लोग जो 5 kg से कनेक्टेड है और दीवार के बीच, वो वाला अगर डोरी कट करोगे तो ये दोनों नीचे की ओर आना चाहेंगे, इनका एक्सलेशन सेम होगा। तो हम लोग उस केस में अगर एफबीडी सिर्फ बनाए तो ये 1 kg वाला ब्लॉक हुआ, ये ऐसे पुली से होते हुए 5 kg वाले से कनेक्टेड था ऐसे। अब एफबीडी बनाओगे तो बोलेंगे कि ये वाला आगे जाएगा ऐसे ये एक्सलेशन से, ये नीचे की तरफ आएगा ये एक्सलेशन से। इस पे फोर्स देखेंगे 1 kg पे क्या क्या लग रहा था, तो नीचे की तरफ लगता है इसका वेट 10 न्यूटन प्लस स्प्रिंग वाला फोर्स, स्प्रिंग भी कनेक्टेड था, और स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा इंस्टेंटली, तो स्प्रिंग फोर्स वही हुआ जो पहले से था, तो 30 न्यूटन। तो नेट जो फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, इन दोनों पे, वो 30 न्यूटन। तो बोलेंगे कि एफ नेट जो आया 30 न्यूटन। टोटल मास देखोगे तो 5 और 1 6 kg। इसलिए अगर जब एसलेशन लिखना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि
नेट फोर्स 30 अपॉन टोटल मास 6, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए को बोलेंगे करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि किसी एक पार्टिकल पे 3 फोर्स लग रहे थे, ठीक है, F1 F2 F3। तो मैंने बोला ये मेरा पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं F1 F2 F3, और बोला कि F2 और F3 परपेंडिकुलर थे। तो मैंने बोला कि F2 इस डायरेक्शन में था, F3 इस डायरेक्शन में था, और F1 एक लग रहा था, और ये सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, स्थिर था। मतलब इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो रहा है, मतलब इन तीनों का परिणाम जीरो हो रहा है, इसलिए स्थिर है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसा है कि F1 इधर होगा तो ये रेस्ट पे होगा, ऐसा इन तीनों को मिला के नेट रिजल्टेंट इनका जीरो आ रहा है। अभी बोला कि F1 को अब हटा दे तो इसका एक्सलेशन क्या होगा। देखो अभी कहानी क्या है कि इन तीनों का सम जीरो है, ऐसा अभी इनिशियली F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, ये तीनों मिला के जीरो थे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर, ठीक है। मतलब F2 और F3 का जो परिणाम रिजल्टेंट आएगा वो F1 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, लेकिन माइनस बोलने का मतलब उसके उल्टा दिशा में होगा। मतलब इन दोनों के परिणाम का अगर मूल्य की बात करें, F2 प्लस F3 का जो सम होगा उसका मैग्नीट्यूड F1 के बराबर होगा, ठीक है। अब उसने बोला था कि F1 को हटा दे। अब F1 को अगर हम लोग हटा दे तो सिर्फ बचेगा F2 और F3। तो उस पर नेट बल कितना हो जाता, तो F2 और F3 का रिजल्टेंट, क्योंकि अब दो ही बल बच रहे थे तो इन दोनों के रिजल्टेंट को हम लोग बोलते हैं इस पे नेट बल। तो नेट बल हो जाता है F1 के बराबर, क्योंकि F2 और F3 का रिजल्टेंट आया है F1 के बराबर, एफ नेट ऐसा हो जाता है। अब उसका एक्सलेशन लिखना होता तो हम लोग बोलते हैं एफ नेट अपॉन एम, तो ये हो जाता है F1 बाई एम। तो बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो अलग अलग केस दिया हुआ है। बोला कि दोनों केस में बॉल जो है आ रहे हैं और दीवार के साथ कोलिजन हो रही है, मतलब स्ट्राइक टकरा रहे हैं और फिर वापस लौट रहे हैं, ऐसा। मतलब ऐसा देखो, फर्स्ट वाले में ऐसा था कि एक पार्टिकल ऐसे आया यू वेलोसिटी से, मान लो इससे टकराया, और टकराने के बाद फिर से सेम वेलोसिटी से ऐसा वापस जाने लगा। तो इस केस में इम्पल्स क्या होगा, आघात। इम्पल्स को हम लोग बोलते हैं वेगमान में फेरफार, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो अगर मोमेंटम हम लोग लिखने जाए, फर्स्ट वाले केस में इम्पल्स लिखने जाए तो हो जाएगा एम भी माइनस एम यू, मतलब ऐसा। सी अंतिम वाला वेग है, यू शुरू वाला वेग है, ऐसा। यहाँ से एम कॉमन ले लोगे तो फी माइनस यू। अभी फी देखो अंतिम वाला वेग, अंतिम वाला वेग हम लोग बोलेंगे कि यू, क्योंकि टकराने के बाद भी वो यू वेग से जा रहा था। और शुरुआत वाला वेग को फिर हम लोग बोलेंगे माइनस यू, ऐसा, क्योंकि एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है। अगर एक को प्लस ले रहे हैं हम लोग तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। शुरुआत वाला वेग और अंतिम वाला वेग दोनों उल्टा दिशा में है। तो एक अगर अंतिम वाले को हम लोग प्लस ले रहे हैं, टकराने के बाद वाले वेलोसिटी को प्लस ले रहे हैं, तो शुरुआत वाले को माइनस लेना पड़ेगा। तो
इसलिए शुरुआत वाले को मैंने माइनस यू लिखा है ऐसा। तो यहाँ से हो जाता माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो एम यू प्लस यू मतलब 2u, तो ऐसा। तो फर्स्ट केस में इम्पल्स ऐसा होता 2mu। अगर सेकंड केस में देखोगे तो हम लोग बोलेंगे कि सेकंड केस में ऐसा थीटा एंगल पे आ रहा था, दीवार के साथ 45 डिग्री कोण पे आगे ऐसा। तो हम लोग इस बार कंपोनेंट लेंगे वेग का, वेलोसिटी का घटक लेंगे लंब की दिशा में, नॉर्मल डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जो लगता है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो इम्पल्स कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम एम भी माइनस एम यू, लेकिन वी और यू जो है हम लोग लेंगे वेग का घटक लंब दिशा में। तो पहले देखते तो हो जाता यू कॉस 45, बाद में भी यू कॉस 45, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि चलो इसको अगर कंपोनेंट तोड़ के लिखे तो ऐसा हो जाएगा कि वो पार्टिकल ऐसे आया यू कॉस 45 एंगल से, और टकराने के बाद फिर से वो ऐसे जाने लगा यू कॉस 45 से। तो इस बार v को बोलेंगे यू कॉस 45 और इनिशियल वेलोसिटी को बोलेंगे माइनस यू कॉस 45, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बार इम्पल्स लिखना होता है तो I2 को बोलते हैं हम लोग एम यू कॉस 45 माइनस माइनस यू कॉस 45। यहां से हो जाता माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाता 2mu cos 45। तो I1 I2 आ गया, इनका ही रेशियो चाहिए था, तो हम लोग बोलते हैं I1 अपॉन I2। अब वैल्यू रखोगे तो 2mu तो कट जाएगा, ये हो जाता है 1 अपॉन cos 45, और cos 45 1/√2 होता है, तो हो जाता है √2 अपॉन 1। तो बोलते हैं कि ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पुली ब्लॉक सिस्टम है दे रखा है, तो पहले तो उनका हम लोग एक्सलेशन निकालेंगे दोनों का। देखो तो ऐसा था, एक पुली यहाँ पे है जो मूव कर सकता है, और दूसरा फिक्स्ड पुली था ऐसा। यहाँ पे एक 2 kg का पार्टिकल था और यहाँ पे 8 kg का ऐसा। तो पहले तो इनका एक्सलेशन निकालते हैं हम लोग। तो ऐसा बोल देते हैं कि 2 kg वाले का एक्सलेशन A1 होगा, 8 kg वाले का A2 होगा। अब A1 A2 में रिलेशन के लिए हम लोग पहले डोरी में टेंशन लिखेंगे, सब डोरी में। तो यहाँ पे बोलेंगे T, यहाँ पे बोलेंगे T, इसमें बोलेंगे T, ये पूरा एक ही डोरी था। तो नीचे वाले में हो जाता 2T ऐसा। अब रिलेशन लिखोगे तो हो जाएगा T इंटू A1 माइनस 2T इंटू A2 इक्वल टू 0। रिलेशन लिखने के लिए करना क्या होता है कि जितने भी ब्लॉक हैं उनके टेंशन और एक्सेलेरेशन को मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्शन के साथ। मतलब टेंशन और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग बोलेंगे प्लस, और टेंशन और एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो बोलेंगे माइनस, और उसको 0 के साथ इक्वेट करना होता है। मतलब ऐसा समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलेरेशन विथ डायरेक्शन, एक्चुअली ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। T डॉट ए, तो यहां से T कट जाएगा दोनों में, तो बच जाएगा A1 इक्वल टू 2A2। एक इक्वेशन तो ये आया है रिलेशन A1 A2 में। अब 8 kg वाले का अगर हम लोग ये बॉडी बनाए तो 8 kg वाले पे नीचे की तरफ उसका वेट mg लग रहा था 80 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन है 2T,
और वो नीचे की तरफ आ रहा था A2 एक्सेलरेशन से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इसके मोशन का 8t माइनस 2t, नेट फोर्स ऐसा हो जाएगा इक्वल टू एम इसका 8 है, एक्सेलरेशन 8, तो इक्वेशन 2 हो गया। अगर 2 kg वाले का बनाया तो 2 kg वाले का वेट लगता 20 न्यूटन, ये जा रहा था ऊपर की तरफ, तो इसका हो जाता t माइनस 20 इक्वल टू 2a1 ऐसा। अब इस a1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2a2। देखो अब यही इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करके मुझे a2 और a1 निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि a1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2a2, तो यहाँ पे a1 की जगह पे हम लोग रख देंगे 2a2, तो ये हो जाता है तुम्हारा 4a2। अब इक्वेशन 3 में तीसरे समीकरण में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 2 से मल्टी गुना करने के बाद ये हो जाएगा 2t माइनस 4t इक्वल टू 8a2 ऐसा। चलो इसको इक्वेशन 4 बोल दे। अब समीकरण 2 और 4 को अगर जोड़े हम लोग, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 वाले समीकरण में देखोगे माइनस 2t आ रहा था और 4 वाले में t आ रहा था प्लस 2t, तो माइनस 2t और प्लस 2t कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे 2 और 4 को जोड़ने के बाद इधर बच जाता 40, 80 माइनस 40 कर दिया तो 40, और इधर हो जाता 16a2। तो यहाँ से a2 का जो वैल्यू है वो हो जाता 40/16, तो ये हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अब मुझे 8 kg वाले ब्लॉक का प्रवेग एक्सेलरेशन मिल गया 2.5। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या था कि उसने बोला था कि 8 kg वाला ब्लॉक जमीन को कितने समय बाद टच करेगा अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होके गति करना शुरू करे। मतलब यू शुरू में 0 था, एक्सेलरेशन आ गया है 2.5, अब टाइम मुझे निकालना है कब वो जमीन को टच करेगा। तो जमीन को टच करने के लिए उसको 20 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, मतलब 0.2 मीटर। फिगर में देख रहे होगे कि जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर था। उसका जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू 0 था, मुझे टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 रख देंगे, एस की जगह पे 0.2, यू 0 हो जाएगा, हाफ ए की जगह पे 2.5 एंड टू टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर और टी का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा अंडर रूट 0.2 इंटू 2/2.5 ऐसा, और एक कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.4 सेकेंड। तो बोलेंगे कि 0.4 सेकेंड बाद 8 kg वाला ब्लॉक जमीन को टच करता है ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक पदार्थ पे, पार्टिकल पे 4 फोर्स लग रहा है जो दिखा रखा है। देखो तो एक फोर्स ऐसा था 5 न्यूटन, इधर की तरफ था 6 न्यूटन, इधर था 7 न्यूटन और इधर था 8 न्यूटन। ये बोला इस पे और कितना फोर्स और किस दिशा में लगा ताकि ये इसका एक्सेलरेशन 0 हो। इसका एक्सेलरेशन 0 मतलब प्रवेग शून्य, मतलब इस पे नेट बल 0 होना चाहिए। तो अभी पहले इस पे बल नेट कितना है वो देखते हैं हम लोग। अभी देखोगे तो नीचे की तरफ 8, ऊपर की तरफ 7, इसका रिजल्ट हो जाएगा 8 माइनस 7, मतलब नीचे की तरफ 1 ऐसा। एक न्यूटन।
इधर लेफ्ट की तरफ 6, राइट की तरफ 5, तो 6 - 5 करेंगे तो 1 न्यूटन। अभी ऐसा है, अब इनका रिजल्टेंट देखोगे कि इनका मूल्य कितना है अभी फाइनल, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो हो जाएगा √a² प्लस a², पाइथागोरस से √2 न्यूटन। तो अभी √2 न्यूटन है इस दिशा में। अगर मुझे उस पे नेट बल 0 करना है तो बोलेंगे कि मुझे √2 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके उल्टा दिशा में। अभी देखोगे तो ऐसा है कि उस पे नेट बल इस दिशा में है √2 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस के साथ मतलब नीचे की तरफ होगा 45 डिग्री एंगल। ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब नेट बल 0 करने के लिए मुझे इतना ही बल विरुद्ध दिशा में लगाना पड़ेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ए वाला बल दूसरे वाले बल को कैंसिल कर देगा। तो मुझे जो बल लगाना होगा वो इसके विरुद्ध दिशा में, इस दिशा में √2 न्यूटन, और ए वाला एंगल 45। तो हम लोग बोलेंगे कि √2 न्यूटन बल की जरूरत पड़ेगी और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे, तो नेट बल 0 हो जाएगा और इसका प्रवेग 0 होगा। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में एक चैन है जिसका कुछ हिस्सा पुली के एक तरफ और कुछ हिस्सा पुली के दूसरी तरफ लटका हुआ है, और इसका प्रवेग जो बोला है कि g/2। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा बोल रहे हैं कि जो इधर वाला जो हिस्सा है उसकी लंबाई को स्मॉल एल बोला है। तो पहले हम लोग चैन के लिए प्रति एकम लंबाई मास की वैल्यू लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। तो हो जाएगा चैन का टोटल मास m और चैन की कुल लंबाई कैपिटल L जो दे रखा था, तो मास पर यूनिट लेंथ ऐसा हो जाता है। अब जो इधर वाला पार्ट है इसकी अगर मास लिखे स्मॉल एल लेंथ की है लंबाई की, तो इसकी हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लंबाई स्मॉल एल था। और जो इधर वाला पार्ट है उसकी मास हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लंबाई ऐसा। तो अब इन दोनों पार्ट को, इन चैन के एक पार्ट राइट की तरफ है, एक पार्ट लेफ्ट की तरफ है, इसको अगर हम लोग वैसा ब्लॉक समझे तो ये ऐसा हम लोग बोल सकते हैं इसको कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल, एक का मास m स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है और दूसरे का ऐसा m अपॉन एल इंटू एल माइनस एल है, ऐसा दोनों साइड लटके हुए हैं और इसका एसलेशन को दिया हुआ है g/2। ये बोला है g/2 के इक्वल। अब पुली ब्लॉक सिस्टम का एसलेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो वहां पे होता था एसलेशन को बोलते थे हम लोग m2 - m1 इंटू g भागा m1 प्लस m2 ऐसा। तो देखो जो एसलेशन है g/2, एसलेशन को हम लोग लिख देते m2 - m1 इंटू जी। तो m2 इसको बोल देते हैं हम लोग m2 और इस वाले को बोल दे रहे हैं m1। m2 - m1 करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा m/l n2 ऐसा माइनस m1 m/l इंटू स्मॉल एल इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों को जोड़ोगे तो चैन का कुल मास स्मॉल m आ जाएगा ऐसा।
अब यहाँ से मुझे स्मॉल एल का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ची जी दोनों साइड से कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ बचेगा 1/2, और इधर बचेगा सिर्फ जी। ऐसा मतलब इधर जी जी कट कर दिया मैंने, तो जी जी खत्म हो गया, तो इधर वन जी की जगह पे 1 हो गया ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में एम आ जाएगा, और 2 जो है राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा। तो होता है एम, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अंदर में अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो यहाँ पे एम बाई एल इंटू एल, एल एल खत्म हो जाता है, एम हो जाता माइनस एम स्मॉल एल बाई एल, फिर से यहाँ पे माइनस एम स्मॉल एल बाई एल ऐसा। अब एम कॉमन लेके हम लोग कट कर सकते हैं दोनों साइड से, तो इधर हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाता है 2 माइनस 2 स्मॉल एल बाई एल माइनस 2, और 2 4 हो जाता है ऐसा। फिर इसको इधर लाते तो हो जाता है 4 स्मॉल एल बाई एल इक्वल टू 2 माइनस 1 1। यहाँ से हम लोग बोलते हैं स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन 4। तो कैलकुलेशन के बाद ऐसा आता है स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन 4। और क्वेश्चन में बोल रखा था कि स्मॉल एल इक्वल टू कैपिटल एल अपॉन एक्स, तो एक्स का वैल्यू बताना था, तो बोलते हैं एक्स इक्वल टू 4 होगा, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रखे हुए हैं, तो इनमें टेंशन डोरी में कितना होगा वो बताना है। तो पहले तो एबीडी बनाएंगे हम लोग, एबीडी बनाएंगे तो 4 kg वाले पे इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइंस थीटा, मतलब एम जी साइन 60। एम 4 लिखोगे तो एम जी हो जाएगा 40 इंटू साइन 60 √3/2। तो बोलेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा 2 से 40 कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो 20 √3 ऐसा। इस डायरेक्शन में ऐसा लगेगा। 1 kg वाले पे देखोगे तो ये हो जाएगा एम जी 37, एम 1 लिखोगे एम जी हो जाएगा 10 37 हाफ, तो हो जाएगा 5। तो नेट पुलिंग फोर्स के लिए हम लोग बोलेंगे 20 √3 माइनस 5, दोनों उल्टा दिशा में है इसलिए घट। तो एक्सलेशन लिखना होगा तो बोलेंगे कि 20 √3 माइनस 5 नेट फोर्स भागा कुल मास। कुल मास से देखोगे तो 4 और 1 5 ऐसा। 5 से अगर इसको काट दे तो हो जाएगा 4 √3 माइनस 1। ये एक्सलेशन होता है इस सिस्टम का। ये बोलते कि ऊपर जाएगा ऐसा, ये नीचे आएगा इस प्रवेग से। अब टेंशन चाहिए तो किसी एक का एबीडी बना देंगे, तो 1 kg वाले का बनाएंगे तो 1 kg में ऊपर की तरफ ढाल की दिशा में ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा टी, नीचे की तरफ एम जी का एक घटक आता है एम जी साइन 30 जो 5 के बराबर है। तो नेट फोर्स यहाँ पे बोलेंगे हम लोग T-5 1 kg वाले का अगर एबीडी देखे तो इक्वल टू एम इंटू ए। एम का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू आ गया है 4 √3 माइनस 1 ऐसा। तो टी अगर निकालना है तो -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऐसा। यहाँ से टी को बोलेंगे 4 √3 + 4। अगर 4 को कॉमन ले लो तो अंदर में बचेगा √3 + 1 ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ब्लॉक है √3 kg का और दीवार के साथ स्ट्रिंग की डोरी की मदद से लटका हुआ था, और एक
हॉरिजॉन्टल समक्षितिज दिशा में एक फोर्स लगाए हैं F। तो डोरी जो है दीवार के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो बोला कि डोरी में टेंशन कितना होगा वो बताना है। तो अगर इसका एबिलिटी देखें तो हम लोग बोलेंगे कि इधर टेंशन लगेगा डोरी की दिशा में, इस दिशा में ऐसे टेंशन, नीचे की तरफ वजन बल mg जो बोलेंगे √3 × 10 और इधर F। तो T का एक घटक ऐसा हो जाएगा ऊपर की तरफ T cos 30 और T का दूसरा घटक ऐसे हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा T sin 30, क्योंकि एंगल 30 बना रखा था। ए वाला F और नीचे की तरफ वजन बल mg जो बोलेंगे √3 × 10। इक्विलिब्रियम के लिए T cos 30 का वैल्यू mg के बराबर होना चाहिए। तो बोलेंगे T cos 30 की जगह तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2 = mg √3 × 10। तो √3 कैंसल, 2 जो डिवाइड में है राइट साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो T = बोलेंगे 2 × 10 मीन्स 20 न्यूटन। तो बोलेंगे कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और फोर्स टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल मुझे देता है इम्पल्स आघात, ठीक है। तो अब भी बोला कि t = 2 सेकंड पे जो स्पीड था -3 था, तो t = 4 पे कितना होगा, t = 2 पे वेलोसिटी, सॉरी वेग को बोला था, वेलोसिटी को बोला था -3, t = 4 पे वेलोसिटी स्पीड क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि पहले 2 से 4 तक ही बोला है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच। तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हम लोग एरिया निकालेंगे, इस इंटरवल में एरिया निकालेंगे और वो एरिया जो है मुझे इम्पल्स बताएगा, क्योंकि आई आघात को बोलते थे क्षेत्रफल किसका, तो फोर्स टाइम ग्राफ का, ऐसा। लेकिन मुझे सिर्फ 2 से 4 सेकंड पे ही चाहिए, क्योंकि हमको 2 सेकंड पे वेलोसिटी मालूम है, 4 सेकंड पे निकालना है। तो हम लोग सिर्फ एरिया यहाँ का ही निकालेंगे, इम्पल्स यहाँ का ही निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर वाला एरिया हो जाएगा 1/2 1 × 5, ऐसा ट्रायंगल है तो 2.5 बोलेंगे। और नीचे वाला एरिया देखोगे तो 1/2 -5 तो जाएगा -2.5। तो नेट एरिया देखोगे तो +2.5 -2.5 में 0, मतलब इस इंटरवल में इम्पल्स क्या होना चाहिए, 0, आघात होना चाहिए 0। और इम्पल्स को हम लोग बोलते थे mv - mu = 0। यहाँ से हो जाएगा mv = mu, mm कट जाएगा तो v = u, v = u मतलब कि अंतिम वाला वेग और शुरू वाला वेग बराबर होना चाहिए। तो शुरू वाला वेग मतलब 2 सेकंड पे वेग, जो 2 सेकंड पे वेग यहाँ वेलोसिटी दिया था -3, इसलिए 4 सेकंड पे भी वेग वेलोसिटी होता -3। तो अगर वेलोसिटी बोला होता हमसे तो वेलोसिटी को बोलते -3 मीटर पर सेकंड, लेकिन मुझसे निकालने बोला था वो स्पीड, झड़प। और स्पीड तो निगेटिव नहीं होता, स्पीड तो सिर्फ हम लोग मूल्य देखते हैं, वैल्यू में उसकी मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड को बोलेंगे हम लोग 3। तो स्पीड अगर झड़प बोलेगा तो बोलेंगे हम लोग 3 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में एक m मास का पार्टिकल है और एक चेन है, उसका मास भी बराबर है, दोनों का मास m है, ऐसा।
अब चैन के एक किनारे पे हम लोग एफ बल लगा के इस पूरे तंत्र को खींच रहे हैं सर। ये बोलेंगे कि ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक, जिसका कुल मास देखोगे तो m प्लस एम 2m, इस पे जो फोर्स लग रहा है बाहरी बल वो F है। तो इसका एसलेशन अगर लिखना होता है तो एसलेशन को हम लोग बोलेंगे कि F भागा टोटल मास 2m ऐसा। ठीक है। अभी बोला कि जिस किनारे पे बल लगा रहे हैं चैन के, उस किनारे से L/4 अंतर पे, L/4 डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगा। तो उस केस में अगर मुझे इस पॉइंट पे L/4 डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है तो हम लोग उसके पीछे वाला पोर्शन का एबीडी बनाएंगे। मतलब अब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे निकालना था तो इसके पीछे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये आगे क्यों बढ़ रहा है तो यहाँ की टेंशन की वजह से, यहाँ पे जो टेंशन होगा वही इसको खींच रहा है। ठीक है। तो हम लोग इसके पीछे वाले पोर्शन का एबीडी बनाएंगे। देखो पीछे वाले में मास कितना हो जाएगा, तो एक तो ब्लॉक है m मास का, प्लस रॉड की 3/4 या चैन की 3/4 भाग, 3/4 भाग पीछे था, क्योंकि L/4 1/4 भाग पे हम लोग टेंशन निकालना चाह रहे थे, तो 3/4 भाग पीछे था। मतलब रॉड का या चैन का कितना मास पीछे था, तो 3/4, मतलब 3m/4 ऐसा। तो इन दोनों को अगर एक तंत्र सिस्टम मान ले तो इनका कुल मास हो जाएगा m प्लस 3m/4। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लोगे तो 7m/4 ऐसा। तो अब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि पीछे में टोटल मास है 7m/4, ये आगे बढ़ रहा है इस टेंशन की वजह से जो मुझे निकालना है, और इसका एक्सेलरेशन आ गया है F/2m। तो अब टेंशन फोर्स मतलब बल निकालना है, तो बल को बोलते हैं m गुना ए। तो m यहाँ पे लिखेंगे 7m/4 और a को लिखेंगे F/2m। m कैंसल हो जाएगा 7F/8। तो बोलेंगे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें बोला कि सिस्टम संतुलन इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्थिर है। तो ये डोरी जो है कितना कोण बनाएगा वर्टिकल के साथ वो बताना है, थीटा एक्चुअली फाइंड करना है। देखो अगर ये जो m मास का दो पार्टिकल लटक रखे हैं इनका एबीडी बनाए तो इन दोनों में ऊपर तनाव बल लगेगा और नीचे वजन बल लगेगा ऐसा। इसमें भी ऐसा ही होगा, तनाव बल वजन बल। संतुलन के लिए हम लोग बोलेंगे कि ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि T=mg होना चाहिए ऐसा। तो डोरी में तनाव बल कितना है वो तो मिल गया। अब √2m वाले का एबीडी बनाओगे ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे एक डोरी इधर था तो इधर एक तनाव बल होगा T, एक डोरी ऐसे था T, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाए थे ऐसा, और नीचे इसका वजन बल लगेगा mg, मतलब √2mg ऐसा। अभी इक्विलिब्रियम के लिए बोलेंगे कि ये जो दोनों तनाव बल हैं इनका ऊपर वाला घटक वजन बल के बराबर होना चाहिए। ऊपर वाला घटक लिखोगे तो एक का हो जाता है T cos थीटा, दो थे तो हो जाता है 2T cos थीटा इक्वल टू √2mg। अब T की जगह पे mg आ गया है मुझे पहले से ही, तो T की जगह पे हम लोग रख देंगे mg, तो ये हो जाएगा 2mg cos थीटा इक्वल टू √2mg। mg खत्म, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा √2/2, इसको काटोगे तो हो जाएगा 1/√2, इसलिए थीटा इक्वल टू बोलेंगे 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है वो होगा करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे तो एक स्प्रिंग है, एक वेज है, एक ब्लॉक m मास का है, और एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा वो बताना है मुझे। देखो
अगर हम लोग इस वाले पार्ट का एबडी बना, सिर्फ इसका ऐसा, ऐसा इनक्लाइन पे था, ये यहाँ पे दीवार के साथ था, तो इसका एक mg ऐसा लगेगा नीचे की तरफ वजन बल, क्योंकि इसका मास स्मॉल m था। ये दीवार इस पे लंब बल कुछ लगा रहा होगा जिसको हम लोग n1 बोल देते हैं, और ये ढाल यहाँ पे लंब बल ऐसे लगा रहा होगा जिसको n2 बोल रहे हैं। एंगल 45 दिया, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ 45 ही आएगा, तो उतना एंगल के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको लिख दिया 45 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे होगा। देखो अब n2 का एक घटक वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट n1 को बैलेंस करेगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि n2 cos 45 इक्वल टू mg और n2 sin 45 इक्वल टू n1। लेकिन मुझे n1 की जरूरत है नहीं अभी, तो n1 वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अगर कैलकुलेट करना होता है निकालना n1 कितना होगा तो निकाल लेंगे। यहाँ से ये पता चला कि इस पे जो वेज है या जो ढाल है, इस पे जो लंब बल लगा रहा है n2, उसका वैल्यू हो जाएगा mg बाई cos 45, क्योंकि n2 का एक कंपोनेंट सिरोलम वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट n1 को बैलेंस करता है। यहाँ से n2 cos 45 इक्वल टू mg, एक इक्वेशन हो गया। अगर अब वेज का हम लोग ए बडी बना, जो कैपिटल एम मास का है, तो देखो वेज मेरा ऐसा था, उस पे मास कैपिटल एम दिया था और इस पे लंबल ऐसा n2 लगेगा जो वर्टिकल के साथ 45 पे होगा। इधर से स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा kx ऐसा। अब देखो n2 का दो कंपोनेंट आएगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ऐसा मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि n2 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इधर वाला, वो kx को बैलेंस करेगा स्प्रिंग फोर्स। अगर इस वाले वेज का हम लोग हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम देखें, समक्षितिज में नेट बल जीरो करने देखे, तो समक्षितिज में देख तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा kx, एक n2 का घटक आएगा बस। तो n2 का जो घटक आएगा वो kx के बराबर होना चाहिए, तो n2 का यहाँ पे घटक लिखेंगे n2 sin 45 हो जाएगा kx के बराबर। बस हॉरिजॉन्टल में ही काम है, तो हॉरिजॉन्टल के ही हम लोग देख रहे हैं ऐसा। अब इन दोनों समीकरण को अगर भाग दोगे तो n2 तो कट जाएगा, cos 45 और sin 45 का वैल्यू मूल्य बराबर होता है 1/√2 1/√2, तो भाग देने के बाद ये 1 हो जाएगा बाएं साइड में और इधर हो जाएगा mg बाई के एक्स। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू mg बाई के, तो जो मुझे इसमें कंप्रेशन चाहिए था वो mg बाई के बराबर आएगा, बोलेंगे दिल्ली जो है करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम का है, तो हम लोग पहले तो एक वीडियो बनाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसके लिए देखो, इसके लिए क्या होगा कि इधर लगेगा टेंशन, इधर लगेगा टेंशन, ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि एंगल इक्वल है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा, और नीचे लगेगा mg। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात करें वर्टिकल में देखें हम लोग, तो एक डोरी की वजह से आता है t sin 45 ऊपर की तरफ, दूसरे की वजह से भी t sin 45, तो नेट हो जाता है 2t sin 45 इक्वल टू mg वजन बल ऐसे।
तो एक इक्वेशन तो ऐसा हो जाता है छोटे पार्टिकल के एबिलिटी से, उसके इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन से। अब एक बड़ा पार्टिकल कैपिटल एम है जो ऐसे कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे एक डोरी था, ये वाला एक मास था, थीटा एंगल पे था, एक और दूसरा डोरी भी था ऐसे। अगर इसका एबडी बनाया तो इसमें टेंशन है, यहाँ पे टी बोल देते हैं, इसमें T1 बोल देते हैं, और नीचे mg हो जाएगा ऐसा। ये एंगल 45 पे था तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टी का वैल्यू तो मिल गया मुझे, mg बाई 2 साइन 45। मुझे T1 का वैल्यू मालूम नहीं है और थीटा मालूम नहीं है ऐसा। तो अगर इसका वर्टिकल में अगर देखें, वर्टिकल में देखोगे तो T1 का एक घटक आएगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे T1 साइन थीटा। और नीचे की तरफ देखोगे तो एक तो इसका वजन बल आता है, एक टी का कंपोनेंट आता है, तो बोलते हैं हम लोग टी साइन 45 ऐसा। और टी साइन 45 की जगह पे हम लोग लिख सकते थे mg/2, मतलब स्मॉल mg/2 ऐसा। तो एक इक्वेशन तो ऐसा हो जाता, कैपिटल mg प्लस mg/2 इक्वल टू T1 साइन थीटा। अगर होरिजेंटल में देखते समक्षितिज में, तो एक T1 का घटक आता दाएं तरफ, एक टी का घटक आता बाएं की तरफ, तो लिखते हैं T1 cos थीटा इक्वल टू T cos 45। और T cos 45 को भी, क्योंकि साइन 45 cos 45 तो बराबर होता है, तो यहाँ से समीकरण 1 से T cos 45 को हम लोग बोल सकते थे mg/2, इसके जगह पे भी mg/2। इसको मान लो समीकरण 2 बोल रहे हैं, इसको 3। समीकरण 2 और 3 को अगर भाग दोगे तो भाग देने से T1 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, तो इधर लिखेंगे टेन थीटा। इधर भाग दोगे तो हो जाएगा कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg/2, और यहाँ पे स्मॉल mg/2, और इसको भाग दे तो जी तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल m, जो 2 था ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 ऐसा। तो टेन थीटा का वैल्यू ऐसा आएगा, तो बोलेंगे कि ऑप्शन अहमदाबाद जो है करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी प्रोजेक्टाइल के लिए उसके ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ का समीकरण इक्वेशन दिया हुआ है, और समीकरण को देखोगे तो बोला है कि y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते थे कि y इक्वल टू ax को अगर कॉमन ले ले तो अंदर में बचेगा 1 माइनस बी एक्स बाई ए ऐसा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोग पाथ का जो समीकरण पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि y इक्वल टू होता था एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर ऐसा। मतलब यहाँ पे जो बाहर में एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो टेन थीटा होता था, तो यहाँ पे तो गुना में बाहर में एक्स के साथ ए है, तो हम लोग बोलेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू ए, या फिर थीटा को बोल सकते हैं टेन इनवर्स ए। चलो इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ से बोल सकते थे कि हम लोग थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए, तो जो थीटा निकालना था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हो जाएगा टेन इनवर्स ए, ठीक है। अब बच गया मुझे हाइट निकालना है, ठीक है।
कि जमीन से महत्तम कितना ऊपर गया। तो पहले इस वाले समीकरण को फॉर्मूला से कंपेयर करें तो अंदर में जो x के साथ गुना में होता था, ऐसा जैसे अंदर में होता था 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स के साथ क्या होता था 1 बाई आर, तो एक्स के साथ इस समीकरण में देखोगे तो b बाई ए, तो हम लोग बोलेंगे कि b बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई आर, इसलिए r इज इक्वल टू ए बाई बी, r मतलब रेंज अवधि, तो रेंज हो गया a बाई बी और tan थीटा हो गया a, ये दो चीज मिल गया मुझे। तो हम लोग बोलेंगे कि रेंज a बाई बी tan थीटा है, या मुझे हाइट निकालना है। देखो तो रेंज से अगर हाइट निकालना है तो हम लोग बोलेंगे कि रेंज का फॉर्मूला देखोगे होता था यू स्क्वायर टू साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो साइन टू थीटा को लिख सकते थे टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ऐसा होता था रेंज का फॉर्मूला। और हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये होता है यू स्क्वायर स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टू जी। अगर इन दोनों समीकरण को भाग दोगे तो एच और आर में संबंध मुझे मिल जाएगा, कि क्योंकि मुझे आर तो मालूम है, अगर संबंध मालूम होता तो आर से एच निकाल सकते थे। तो इनको अगर हम लोग भाग देते हैं तो यू स्क्वायर खत्म, जी जी खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, ऊपर में एक साइन थीटा और नीचे एक कोस थीटा बचता है, तो हो जाता है टेन थीटा और नीचे में 4 ऐसा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई 4 होता है, एच और आर में संबंध होता है, एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा अपॉन 4। अब इस क्वेश्चन में पहले हम लोग निकाल लिए थे कि टेन थीटा का वैल्यू ए आ रहा था, तो टेन थीटा की जगह पे ए लिख देंगे, और रेंज का वैल्यू ए बाई बी आ रहा था, तो ए बाई बी रेंज की जगह पे, टेन थीटा की जगह पे ए बाई 4, तो हो जाता है ए स्क्वायर बाई 4 बी। तो हम लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर बाई 4 बी होगा हाइट, और टेन थीटा इक्वल टू ए, मतलब थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए, तो बोलेंगे चेन्नई जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, जो एक दीवार को जस्ट टच करके दीवार के दूसरे साइड गिर रहा है। मान लो ये मेरा दीवार था और दीवार से 6 मीटर दूरी से एक बॉल को ऐसे फेंका गया, बॉल इसको जस्ट टच करके दूसरे साइड ऐसा गिरता है। तो ये 6 मीटर था और ये वाला दीवार के दूसरे साइड 18 मीटर पे गिरता है, ठीक है। और दीवार की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है ऐसा। तो हम लोग यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि इसकी रेंज अवधि होगा 6 + 18 24 मीटर। तो आर के जगह पे 24 इस पॉइंट से फेंका गया। तो अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करें y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। अब y मतलब यहाँ दीवार की ऊंचाई जो बोलेंगे हम लोग 3, तो y की जगह पे लिखेंगे 3, x मतलब दीवार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने दूरी पे था, मतलब 6 मीटर, जिस बिंदु से फेंके वहां से 6 मीटर पे 3 मीटर ऊंचा दीवार था। टेन थीटा तो मुझे निकालना ही है, 1 माइनस एक्स की जगह पे फिर से 6 और आर 18 + 6 24 है। तो इसको सोल्व करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा 2/3, 2/3। तो हम लोग बोलेंगे कि
करेक्ट आंसर होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। बस सोल्व कर देना, आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि किसी एक कण को, पार्टिकल को 60 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया और कुछ समय बाद जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेग सदिश, वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो उस टाइम पे उसका जड़प वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या होगा बताना। देखो ऐसा है, मान लो किसी पार्टिकल को ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, और कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पे ऐसा पहुंच गया। उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है वेग, वो हॉरिजॉन्टल के साथ अब 30 डिग्री कोण बना रहा है। ऐसा वैसे जा रहा था, ऐसा ऐसा। फिर v का वैल्यू ही बताना है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी क्षण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समक्षितिज दिशा में वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रवेग नहीं है। तो शुरू में देखोगे समक्षितिज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाता है 10 cos 60, और उस टाइम पे देखेंगे तो हो जाएगा v cos 30, क्योंकि एंगल अब 30 हो गया। तो cos 60 को बोलते हैं 1/2, cos 30 को √3/2। तो ऐसा, इसलिए हम लोग बोलेंगे v को 10/√3। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला कि टावर के टॉप से किसी एक बॉल को ऊपर की तरफ 30 डिग्री कोण पे, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री कोण पे फेंका गया, और 5 सेकंड बाद आके जमीन को टकराता है 45 डिग्री एंगल पे। मतलब ऐसा है कि मान लो ये मेरा टावर है, इसके टॉप से एक पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल पे मान लो यू वेलोसिटी से फेंका गया, तो 5 सेकंड बाद जमीन पे आके टकराता है ऐसा, और जब टकरा रहा होता है तो उसका वेग वेलोसिटी जो है 45 डिग्री कोण बनाए। तो किस स्पीड से फेंका, मतलब यू का वैल्यू बताना। देखो तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इनिशियली देखोगे तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ होता यू साइन थीटा, मतलब यू साइन 30, जिसको हम लोग बोल सकते हैं u/2 ऐसा, सॉरी u/2। अब वो 5 सेकंड बाद जमीन पे आया तो टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। एक्सेलरेशन देखोगे तो नीचे की तरफ, और जो वेलोसिटी था वो ऊपर की तरफ था। एक्सेलरेशन को हम लोग वाई डायरेक्शन में जी के बराबर लेते हैं, ऐसे नीचे की तरफ, और फाइनल अंतिम वाला वेग जो होगा वो भी नीचे की तरफ। जब टकराया होगा तो वाई दिशा में जो वेग का घटक होगा वो नीचे की तरफ ही होगा ऐसे, और ये एक्स दिशा वाला घटक होगा। इनका जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम लोग ऐसा बोलते थे कि tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx, तो यहाँ पे हो जाता है tan 45 इक्वल टू Vy/Vx। मैग्नीट्यूड की मूल्य की बात करनी है ऐसा, तो 45 तो 1 होता है, तो यहाँ से Vy और Vx सेम हो जाएगा। मतलब जब टकराया होगा, जिस भी टाइम पे टकराया है उस टाइम वेग का y वाला घटक और x वाला घटक सेम होना चाहिए।
अब वेग का एक्स वाला घटक तो हर एक टाइम पे सेम होता है, जो शुरुआत में होता है वही अंतिम में होता है। तो शुरुआत में देखोगे यू कॉस 30, यू कॉस 30, तो अंतिम में भी हो जाएगा यू कॉस 30। तो वी एक्स को लिखेंगे हम लोग यू कॉस 30। अब वी वाई निकालना रहा। वी वाई के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वी को बोलते हैं यू प्लस 80 वाई डायरेक्शन के लिए। तो वी वाई को हम लोग ऐसा लिख सकते थे, यू वाई प्लस ए वाई। अभी कहानी क्या कि हम लोग नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे वाले को प्लस ले रहे हैं डायरेक्शन, तो जो भी ऊपर होगा उसको माइनस करेंगे। तो वी वाई अगर फाइंड करना तो देखो यू वाई मतलब वेग का वाई वाला घटक शुरुआत में यू साइन थीटा था, मतलब यू बाई टू ऊपर की तरफ, ऊपर वाले को इस बार हम लोग माइनस ले रहे हैं, और बाकी सब नीचे की तरफ है उसको प्लस ले। एसलेशन को हम लोग बोलेंगे जी 10, नीचे की तरफ है इसलिए प्लस, और टाइम दिया है 5, तो हो जाता है 50 ऐसे। तो ये मेरा हो गया वी वाई, और वी एक्स तो हमेशा यू एक्स के बराबर ही होगा, और यू एक्स था यू कॉस 30, यू कॉस 30 मतलब यू रूट 3/2। तो 45 डिग्री बनाने का मतलब कि वी वाई और वी एक्स सेम होना चाहिए, तो वी वाई और वी एक्स को सेम कर देंगे। तो माइनस यू बाई टू प्लस 50 इक्वल टू यू रूट 3/2। यहाँ से u को एक तरफ ले जाओगे तो u का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन के बाद जो तुमको u का वैल्यू मिलेगा होगा 50√3-1, बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रखा है कि कोई एक पार्टिकल को जमीन से थीटा डिग्री कोण पे फेंका गया, और 1 सेकेंड बाद वो समक्षितिज के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा था, और 2 सेकेंड बाद उसका वेग ही समक्षितिज दिशा में हो गया। मतलब ऐसा हो गया, देखो मान लो किसी पार्टिकल को ऐसा थीटा कोण पे फेंके यू वेलोसिटी से, पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे शुरुआत वाला कोण थीटा था, 1 सेकेंड बाद मान लो वो पार्टिकल यहाँ पे कण यहाँ पे पहुंचा, ऐसे उसका वेग इस दिशा में था, ए वाला वेग को बोला है 45। 1 सेकेंड बाद, इस यहाँ पे जो टाइम था 1 सेकेंड फेंकने के 1 सेकेंड बाद, और 2 सेकेंड बाद वेग समक्षितिज दिशा में हो गया ऐसा, ठीक है। ये 2 सेकेंड बाद t इक्वल टू 2 पे ऐसा। तो बोला कि शुरुआत में उसको किस वेलोसिटी से फेंका गया, मतलब u का वैल्यू बताना है एक्चुअली। देखो u का दो घटक आएगा, ऐसा बोलेंगे कि एक तो मतलब यू एक्स लिखोगे यू कॉस थीटा, मतलब वेग का एक्स में जो कंपोनेंट था यू कॉस थीटा, और यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा। ये शुरुआत में 1 सेकेंड बाद क्या चेंज होगा, तो y डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज होगा, x वाला तो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे भी x वाला जो है इस जगह पे भी x वाला वही रहेगा जो शुरुआत में था, मतलब u cos थीटा, और y वाला जो है अब चेंज हो जाएगा। तो y वाला को यहाँ पे लिखेंगे वी वाई बोल देते हैं, u प्लस 80 फॉर्मूला लगाओगे तो y डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड था u साइन थीटा, एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ माइनस ले रहा है नीचे वाले को, और टाइम 2, तो g इंटू 2 करोगे तो -20 ऐसा। ओ सॉरी, यहाँ पे टाइम 1 था तो t की जगह पे 1 लिखना था, और एक्सेलरेशन को 10 लिखना था, तो ये -10 होगा।
ऐसा। यहाँ पे 2 सेकंड बाद देखोगे तो एक्स वाला तो वही रहेगा यू कॉस थीटा, और वाई वाला हो जाता यू प्लस 80 से, तो इस जगह पे बोलते यू वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा था, एक्सेलरेशन 10 और टी का वैल्यू 2 ऐसा। लेकिन 2 सेकंड बाद वेग सिर्फ समक्षितिज में है, हॉरिजॉन्टल में, मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। वाई कंपोनेंट जीरो, इसका मतलब कि यू साइन थीटा -20 इक्वल टू जीरो, तो यू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 20, यू साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अभी 1 सेकंड बाद वाले पॉइंट पे देखोगे तो वेग सदिश जो है वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री कोण बनाया है, और हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि टेन थीटा होता है, मतलब टेन, तो इस इंस्टेंट पे, इस क्षण पे हम लोग लिखते हैं टेन 45 इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और 45 का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, मतलब वी वाई इक्वल टू वी एक्स होना चाहिए। तो कोण 45 का मतलब होता है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बराबर होगा वेग का। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो था यू कॉस थीटा, और y कंपोनेंट जो था u साइन थीटा -10, u साइन थीटा का वैल्यू आ गया 20, तो u साइन थीटा की जगह पे रख देंगे 20, तो हो जाएगा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मतलब 10, मतलब u cos थीटा हो गया 10 ऐसा। मतलब शुरुआत में जो वेग का y वाला घटक था u साइन थीटा, उसका वैल्यू आया 20, जो वेग का x वाला घटक था यू कॉस थीटा, उसका वैल्यू आ गया 10। तो अब शुरुआत वाला झड़प चाहिए मुझे, मतलब ऐसा बोलेंगे कि शुरुआत का y वाला घटक 20, x वाला घटक 10, यही नेट झड़प या स्पीड बोल रहे थे, मतलब इन दोनों का परिणाम। तो इन दोनों का परिणाम पाइथागोरस से निकलेगा, क्योंकि 90 डिग्री को तो 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 100 प्लस 400 500, अंडर रूट 500 बाहर निकालोगे तो 10√5 होगा, बोलेंगे ऑप्शन 6 नहीं करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रखा है कि दो पार्टिकल को जमीन से सेम स्पीड से फेंका गया, मतलब उनका यू सेम था, उनकी यू सेम थी और रेंज भी सेम आया। यू और आर सेम होने का मतलब होता है कि उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जोड़ 90 डिग्री हुआ, मतलब θ1 + θ2 = 90 डिग्री। ये बोला उनका अगर ऊंचाई h1 h2 है तो कौन सा संबंध सही है बताना। देखो, तो पहले वाले का ऊंचाई लिखना होता तो बोलते u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g। दूसरे वाले का लिखना होता तो बोलते u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2/2g। ठीक है, अभी θ2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस θ1। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है ऊंचाई का, उसका u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस θ1/2g, और साइन 90 माइनस θ1 को बोलते हैं कॉस θ1, तो ये हो जाता u स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1/2g, इसका ऊंचाई होता है ऐसा। अभी h1 इंटू h2 करोगे तो हो जाएगा ऐसे u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, मतलब u4 हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1 इंटू कॉस स्क्वायर θ1 बाई 4 जी स्क्वायर ऐसे। देखो, अब हम लोग अगर ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दे ऐसे, तो हम लोग बोलते थे 2 साइन थीटा कोस थीटा को बोलते थे साइन 2 थीटा।
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बोलते थे साइन टू थीटा। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर है, टू की जगह पे 4 है, साइन थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, कोस की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब ये साइन टू थीटा का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है H1 H2 को बोलते हैं U4 साइन स्क्वायर टू थीटा, नीचे हो जाता है 16G स्क्वायर, और H1 इंटू H2 को बोल सकते थे U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन टू थीटा, सॉरी साइन टू थीटा अपॉन जी का स्क्वायर 1/16 ऐसे। अब इसको हम लोग रेंज U स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी को रेंज बोलते हैं। तो H1 इंटू H2 हो जाता रेंज का स्क्वायर अपॉन 16, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 16H1H2 बोलते। ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट होगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे तो किसी पार्टिकल के पाथ ट्रेजेक्ट्री का मतलब इक्वेशन दिया हुआ है और बोला कि उसका शुरुआत वाला स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या था वो बताना। देखो यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 9x स्क्वायर, और हम लोग पाथ का इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है उसका पढ़ रखे थे कि ये होता था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है अगर कंपेयर करने जाए तो उसको tan थीटा बोलते हैं आप। तो इन दोनों समीकरण को कंपेयर करोगे तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2। अगर tan थीटा 2 है तो हम लोग cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं, मतलब इसको थीटा बोल दे तो tan थीटा 2 है, मतलब 2/1 ऐसा लिख देते हैं। चलो तो ये वाला हो जाएगा पाइथागोरस से √5। तो cos थीटा को हम लोग बोल सकते थे 1/√5 और sin थीटा को बोल सकते थे 2/√5। मतलब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा cos इनवर्स 1/√5 या तो फिर sin इनवर्स 2/√5। तो थीटा तो मिल गया ऐसा। मतलब ऑप्शन ए सही हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है cos थीटा इक्वल टू 1/√5 और सी में sin थीटा इक्वल टू 2/√5 जो ये ईयर है। तो ए सी हो सकता है। अब मुझे यू चाहिए इनिशियल स्पीड, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो होता है g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 9 है जो समीकरण मुझे दे रखा है उसमें। अब यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा की जगह पे लिख देंगे 1/√5, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/5। जी की जगह पे लिख देंगे 10, तो जी और कॉस थीटा का वैल्यू रखने के बाद यहाँ से आएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 25/9। यू को बोलेंगे हम लोग √25/9 मीन्स 5/3। तो बोलेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि सी में यू की जगह पे 3/5 दिया है जबकि आ रहा है 5/3। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि दो पार्टिकल को फेंका गया अलग अलग एंगल पे, एक को 30 डिग्री पे एक को 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ। वो मैक्सिमम हाइट पे एक ही समय में पहुंच रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट जाने में जो उनको समय लग रहा है वो दोनों के लिए बराबर। तो उनके शुरुआत वाला वेग का रेशियो क्या होगा वो चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो।
तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दोनों के लिए सेम है, और मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि पूरा समय जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा बाई जी, उसका आधा लगता है मैक्सिमम हाइट जाने में। तो आधा के लिए बोलेंगे हम लोग यू साइन थीटा अपॉन जी। तो फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे E1 साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 वाला जो 30 डिग्री दिया है अपॉन जी। एक पहले वाले के लिए टाइम होता है, दूसरे वाले के लिए मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम होता है U2 साइन थीटा 2, यहाँ पे 45 बोला है अपॉन जी ऐसा। तो ये जी तो खत्म हो जाएगा। अब E1 अपॉन U2 निकालना है तो ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन साइन 30। 45 का वैल्यू बोलते हैं हम लोग 1/√2 और 30 1/2 ऐसा। तो हो जाएगा 2/√2, मतलब √2 अपॉन 1 ऐसा। तो बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि किसी पार्टिकल को यू वेग से फेंका गया, जमीन से प्रोजेक्ट किया गया, मान लो थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है ऐसा, और मैक्सिमम ऊंचाई वाले बिंदु पे, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो है √3u/2 हो जाता है, ऐसा दे रखा है। तो बोला उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो कहानी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है, वहां पे सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर एक बिंदु पे सेम होता है। मतलब वहां पे जो √3u/2 दिया हुआ है ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ से u खत्म, cos थीटा इक्वल टू √3/2, इसलिए थीटा इक्वल टू बोलेंगे हम लोग 30 डिग्री। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो थीटा की जगह पे 30 रखेंगे। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू 2 करोगे 1 हो जाएगा, मतलब ये आएगा u/g। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में दो पार्टिकल को सेम झड़प से अलग अलग एंगल पे फेंका गया, अल्फा और बीटा, मतलब यू सेम है और एंगल का जो सम है उसको 90 डिग्री दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेम स्पीड से अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट करे और दोनों एंगल के सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उनका रेंज सेम होता है। तो दोनों पार्टिकल के लिए रेंज सेम आएगा, मतलब बोलेंगे कि R1 इक्वल टू R2 होगा। अब रेंज सेम है तो इसका रेशियो अगर चाहिए गुणोत्तर तो बोलेंगे कि 1:1, मतलब ऑप्शन दिल्ली को बोलेंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24 में किसी पार्टिकल को 25 मीटर पर सेकेंड से थीटा एंगल पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ, और टी समय बाद बोला कि इसका वेग सदिश जो है वेलोसिटी वेक्टर वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब टी समय बाद वो वेग हॉरिजॉन्टल दिशा में हो गया ऐसा। मान लो यू स्पीड से ऐसे फेंके थीटा एंगल पे, टी समय बाद वो यहाँ पे पहुंचा, और वेग हॉरिजॉन्टल होने का मतलब कि वो महत्तम ऊंचाई पे पहुंचा, मतलब उसको महत्तम ऊंचाई पे जाने में जो समय लग रहा है वो टी है, क्योंकि टी समय में वो उसका वेग हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल होता है मैक्सिमम हाइट पे ऐसा। तो मतलब टी जो है मैक्सिमम हाइट में जाने का समय है, तो वो लिखते हैं फॉर्मूला से यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, आर को बोला है रेंज, तो रेंज को फॉर्मूला से लिखते हैं हम लोग U² साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा
अपॉन जी। अब टी का वैल्यू मिल गया है, अगर टी स्क्वायर लिखने जाए हम लोग तो टी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। भागे जी स्क्वायर मतलब जी इंटू जी। अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब समीकरण 2 को अगर 1 से भाग दोगे, 2 को 1 से भाग दें, हम लोग बोलेंगे कि 2/1 कर रहे हैं, तो बाएं साइड में हो जाएगा r/टी स्क्वायर। ऐसा दाएं साइड में देखोगे तो यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा, एक जी से जी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 और 10 मतलब 20 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब कोट थीटा हो जाएगा ऐसा भाग देने के बाद। तो कोट थीटा को लिखेंगे हम लोग, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा r/20 t²। इसलिए थीटा को बोलेंगे कोट इनवर्स r/20 t² बोलेंगे। ऑप्शन दे लीजिए, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मतलब किसी पार्टिकल, दो पार्टिकल को अलग अलग कोण पे हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया गया, उनके एंगल देखोगे तो एक के लिए एंगल को बोला है 42 डिग्री और एक के लिए एंगल को बोला है 48 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम देखोगे तो 90 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 90 हो जाए और शुरुआत वाला वेग समान हो तो अवधि रेंज समान होता है, यू सेम, और अगर जोड़ 90 हो जाए तो आर सेम होता है, मतलब दोनों के लिए अवधि समान होगा, तो बोलेंगे r1 = r2 को होने वाला है। दूसरा ऊंचाई में क्या रिलेशन है, तो ऊंचाई जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मतलब वो थीटा बढ़ने से, मतलब साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा उसके लिए ऊंचाई ज्यादा होगा, मतलब h2 इस केस में ज्यादा होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे करेक्ट होगा, r1 = r2 और h2 > h1।